वेलकम बैक टू माय चैनल चलो इंडिया साइंस पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक स्मॉल सेपरेशन पर रखे होते हैं। मान लो आपके पास में दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डाइपोल। अब एक और टर्म आप लोगों को सुनने को मिलता है डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल ये है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से और इसको डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड रखना है और दोनों चार्जेस के बीच में क्या सेपरेशन है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल एक सिस्टम है और डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। जरा ऐसा यूनिट निकालते हैं, चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई डाइपोल मोमेंट की? कूलाम मीटर। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही रहेगी। तो यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये। अच्छा, डाइपोल आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, वहाँ पर क्या डायरेक्शन होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है तो आप क्या बोलोगे? 0। दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं तो नेट चार्ज हो जाएगा 0। आपसे कोई डायमेंशन निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे? चार्ज की डायमेंशन A इंटू टी, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो एम्पियर इंटू टाइम और डिस्टेंस की लेंथ। तो ये हो जाएगी डायमेंशन आपके डाइपोल मोमेंट की। अब एक और प्रैक्टिकल यूनिट आपको सुनने को मिलेगी डाइपोल मोमेंट की, डिबाय। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसा यूनिट कूलाम मीटर है, लेकिन कई जगह पर हम लोग डिबाय का भी यूज करते हैं। तो देखो डिबाय को कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जिनका चार्ज है 10 की पावर -10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ध्यान करो, चार्ज की कुछ CGS यूनिट बताई थी, वहां पर बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको आप लोग स्टैट कूलाम भी बोलते हो। तो क्या होता है 1 डिबाय 10 की पावर -10 ESU। दूसरा चार्ज होगा 10 की पावर -10 ESU, लेकिन नेगेटिव में। और अगर दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो बराबर होगा 1 डिबाय के। कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू डी। चार्ज कितना? 10 की पावर -10 ESU। अच्छा, अगर आप 10 की पावर -10 स्टैट कूलाम को ऐसा यूनिट में करना चाहो, यानी कूलाम में चेंज करना चाहो, तो कैसे करोगे? 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। ध्यान रखना, स्टैट कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दिस इज द सेम थिंग। तो अभी आप इस रिलेशन से चेंज कर सकते हो। कैसे? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU बराबर होता है 1 कूलाम के। 1 ESU कितने के? 1/3 इंटू 10 की पावर 9। आपको किसको चेंज करना है? 10 की पावर -10 ESU को। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -10। यूनिटरी मेथड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर 9।
अब ये किस में चेंज हो गया, कूलाम में। चार्ज की वैल्यू रख ली तुम लोगों ने, डिस्टेंस रखो जरा, कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10, ये याद है ना। पिको 10⁻⁻12, माइक्रो 10⁻⁻6, एंगस्ट्रॉम ये होता है 10⁻⁻10। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। जैसे आप माइक्रो यूज़ करते हो, तो अगर आपने माइक्रो कूलाम लिखा हुआ है तो आप लिख दोगे 10⁻⁻6 कूलाम, लेकिन माइक्रोमीटर लिखा हुआ है तो आप लिख दोगे 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ के लिए ही यूज़ होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है ये। अब आप चार्ज को भी कूलाम में चेंज कर चुके हो और डिस्टेंस को भी चेंज कर चुके हो, तो अब आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये बराबर होती है 1/, के 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो MCQ में ये आ सकता है कि 1/, इक्वल्स टू, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/, हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। डाइपोल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। 1/, को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दैट 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग चार्ज ऑफ 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम हैव डाइपोल मोमेंट ऑफ 1/। तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसका मैग्नीट्यूड E है, और आपका एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, ये चार्ज -Q, ये +Q, दोनों के बीच का सेपरेशन मैं ले रही हूँ स्मॉल d, और ये डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल बनाया हुआ है थीटा। तो देखो आप फोर्स कैसे निकालोगे डाइपोल पर। हमें पता है कि हम जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स, QE, ये याद है ना आप लोगों को, फोर्स कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q इंटू E। अच्छा, पॉजिटिव वाले चार्ज पर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा उसी तरफ फोर्स लगेगी। ये आप लोग लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि नेगेटिव वाले चार्ज पर फोर्स तो Q इंटू E यही लगनी है, चार्ज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो देखो ये वाली फोर्स आपकी आई है Q इंटू E, ये भी Q इंटू E है, बस क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिख दोगे, F1 वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, जबकि F2 को क्या लिखोगे, Q इंटू E वेक्टर। ऐसे ये गलत है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो साइन नहीं रखते हैं चार्जेस का। हम लोगों ने जब भी कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन किए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया, कहीं पर भी हमने चार्ज का साइन तो नहीं रखा। लेकिन जब भी आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो आप साइन हमेशा पुट करोगे। वेक्टर फॉर्म में साइन पुट किया जाता है। तो देखो नेट फोर्स आप खुद निकाल लो, एक QE है, एक -QE है, और वैसे भी दिखाई दे रहा है दोनों इक्वल है, अपोजिट है। नेट फोर्स कितनी होने वाली है, 0। अगर आप F नेट निकालो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, देन इट इज गोइंग टू बी 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होती है।
तो देखो डाइपोल पर नेट फोर्स तो 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आती है, वो है टॉर्क। सोचो, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या करेंगी, इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है वो लाइन जिसके अलोंग आपकी फोर्स आई है। ये वाली फोर्स इस चार्ज पर लग रही है, तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वही लाइन ऑफ एक्शन है, और ऐसे ही ये वाली जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो कभी भी अगर दो फोर्स होती हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं और उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, तो वहाँ पर टॉर्क रोल में आएगी। दो फोर्स है, ये वाली फोर्स इसको ऐसे, ये वाली फोर्स इसको ऐसे ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर के टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, जो इस डाइपोल को वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रोटेट करने की कोशिश करेगी। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है टॉर्क क्या होती है। टॉर्क होती है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर को तो आप जानते हो क्या है, फोर्स। आर क्या है, डिस्टेंस। और यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखो डिस्टेंस लिया जाता है सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। ये डिस्टेंस होता है सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। यहाँ दो फोर्सेस आएंगे, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में कितना सेपरेशन है, तो आप सेपरेशन ये बताओ। जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होगा दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में उसे लिखेंगे। ये मत बोलना ये भी तो हो सकता है डी, ये परपेंडिकुलर नहीं है, हम लोग परपेंडिकुलर सेपरेशन लेंगे। तो अब इसका कितना मेजरमेंट हो जाएगा, सोचो। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डी। ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, क्यों, दोनों लाइन पैरेलल है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो मैंने शो ये कर दिया है तो ये भी वही एंगल। अच्छा, अगर आप लोग इस डी को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व करना आता है क्या, रिजॉल्व मतलब क्या होता है, तोड़ना। देखो आप लोगों को मैंने यहाँ पर भी बताया था, वेक्टर को आप लोग कैसे निकालते हो, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे निकालते हो। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, ये एक वेक्टर है 3 न्यूटन, ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन। आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हो, जो इन दोनों के कहीं बीच में आता है। एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रही हूँ मैं, इन दोनों के कहीं बीच में आता है। अगर दोनों वेक्टर इक्वल होंगे तो एग्जैक्ट बीच में आएगा। मान लो ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ऐसे क्वेश्चन करते आए हो। अब अगर उल्टा दे दे, आपको रिजल्टेंट वो दे दे, आपको दोनों कंपोनेंट निकालने हो, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। आप अब इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट में तोड़ोगे। कैसे तोड़ते हैं, देखो आपको हमेशा किसी एक के साथ में एंगल देगा, एंगल नहीं देगा तो कोई और इन्फॉर्मेशन देगा। अगर रिजल्टेंट आर है तो ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा। अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं होना है, वास्तव में क्या है, अगर आपको ये वाला एंगल थीटा दे दे, देन दिस कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, यानी थीटा जहाँ पर होगा उसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा होता है। अच्छा, इसका यही मतलब तो है, अगर आप इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया है। इतना समझ में आ रहा है। जैसे ये डी है तो आप इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और देखो ये वाला एंगल आपको थीटा दे रखा है ना, ये डी है और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा इसका वो कौन सा, डी कॉस थीटा। ये आपको डी दे रखा है ना, तो ये डी कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू बी डी साइन थीटा। ऐसे ये डी, तो ये डी कॉस थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी डी साइन थीटा।
और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो अब आप लोग टॉर्क कैसे निकाल दोगे, डिस्टेंस कितना, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज डी साइन थीटा, और फोर्स कितनी है, Q इंटू ई, यानी आप इसको लिख सकते हो Q डी ई साइन थीटा। आप कैसे भी लिख लो। अच्छा, अब आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हो, Q इंटू डी को आप क्या लिख सकते हो, P। ध्यान करो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी, तो आप क्या लिख दोगे, P E साइन थीटा। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो यहाँ से टॉर्क कितनी आ गई, P E साइन थीटा। अच्छा, P E साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आपको याद है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, P क्रॉस E वेक्टर, इसको आप क्या लिख दोगे, P E साइन थीटा। और अगर P डॉट E होता तो P E कॉस थीटा, तो आप P E साइन थीटा को लिख सकते हो P वेक्टर इंटू E वेक्टर, और ये इसकी आ गई क्या, वेक्टर फॉर्म, यानी टॉर्क होता है P क्रॉस E वेक्टर। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको डाइपोल टॉर्क ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट, यानी किसकी बात कर रहा है, P वेक्टर की, पोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अलाइन है एंगल 30 डिग्री पर। देखो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, इट इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इन्होंने दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपसे टॉर्क पूछिए, हो नहीं जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। P आपको पता है, E आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, निकल आइए टॉर्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट, इससे जस्ट अबव क्वेश्चन नंबर 1.9 पढ़ो एनसीईआरटी में। क्वेश्चन ने बोला है अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, एक है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, दूसरा है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। तो क्या बता रहा है ये, डाइपोल बता रहा है, कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, ये लोकेटेड है 0,0, -15 सेंटीमीटर पर, ये लोकेटेड है 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर। अच्छा, तो सबसे पहले इनका सेपरेशन देखना ज़रा, x0 y0 कौन से एक्सिस पर है, z एक्सिस पर, x0 y0 z एक्सिस पर, ये -15, ये -15, ये +15, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 0, ये -15, ये +15, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बस आपको यही लल्लू सी बात पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे अब हो जाएगा। टोटल चार्ज पूछेगा तो कितना बताओगे, 0, डाइपोल है भाई, दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट, और डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है तो भी निकाल दोगे। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये डाइपोल एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में θ1, एंड नाउ आई एम रोटेटिंग दिस डाइपोल एंड दिस डाइपोल इज नाउ मेकिंग एन एंगल θ2 विद इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहले एंगल था θ1, अब मैंने उसको इस तरीके से रोटेट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना है, θ2। तो डाइपोल को रोटेट करने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, हम लोग उसी वर्क डन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप क्या लिख देते हो, फॉर्मूला F इंटू डी। आप लोग डाइपोल को रोटेट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे तो लिखोगे नहीं, 2 मीटर है, 4 मीटर है, किसके टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, एंगल कितना बन रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप लोग। तो वहां पर वर्क डन कैसे लिख दोगे, फोर्स की जगह कौन रोल में आएगा, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये वर्क डन आप लोग लिखोगे इन द केस ऑफ रोटेशन ऑफ डाइपोल। अब एक और दिक्कत है यहाँ पर कि आपकी यहाँ पर टॉर्क वेरिएबल है। तो आप लोग ध्यान करो, जब जब आपकी फोर्स वेरिएबल होती है तो आप लोग स्मॉल वर्क डन निकालते हो और उसका इंटीग्रेशन कर देते हो। ऐसे ही यहाँ पर देखो एंगल चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, और उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो पूरा वर्क डन निकल के आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हुआ है उसके लिए लिमिट चढ़ा लेते हैं। तो चलो आगे करते हैं। इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या? डब्ल्यू। ध्यान करो, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ऐसे ही डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू रखो पी ई साइन थीटा डी थीटा। आप लोग लिख सकते हो टॉर्क कितनी होती है? पी ई साइन थीटा। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू डी कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अंदर कौन बचा? इंटीग्रेटिंग साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ये आप लोग लिख लेना। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। जरा करो इंटीग्रेशन, पी ई इंटीग्रेटिंग साइन थीटा कितना आ गया? माइनस का कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे? थीटा 1 से कहाँ तक रोटेट किया है? थीटा 2 तक। कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1। ये कैसे आया? समझ में आ रहा है? अपर लिमिट यानी थीटा की जगह पर क्या रख दोगे? थीटा 2 माइनस, और फिर कॉस का अपना माइनस है तो इन दो माइनस से कंफ्यूज मत होना। फिर लोअर लिमिट रखेंगे थीटा 1। अच्छा इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले सकती हूँ बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पी ई, अंदर कौन बचा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये आपका क्या आ गया? वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, किस एंगल से रोटेट किया है और किस एंगल तक रोटेट किया है, आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। वर्क डन होता है माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और मैं पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जी, चेंज आप लोग हमेशा कैसे निकालते हो? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपने डाइपोल को रोटेट किया है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वर्क डन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यानी इसको आपने कैसे लिखा? माइनस पी ई कॉस थीटा 2, ये हो गई फाइनल वाली, इसमें से माइनस किया है आपने माइनस पी ई कॉस थीटा 1 को। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको आप लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो ये वाली कौन सी है? फाइनल। ये वाली कौन सी है? इनिशियल। तो यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी माइनस पी डॉट ई वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो अब हम लोग डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। पहला केस है जब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और डाइपोल भी आपका इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे जब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री,
और लास्ट केस देखेंगे जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो चलो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE cos थीटा। जब एंगल 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE cos 0, माइनस PE cos 0 की वैल्यू 1। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE। अच्छा, अगर इस केस में टॉर्क निकालें तो PE साइन थीटा एंड थीटा इज 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो टॉर्क कितनी आएगी, 0। जब एंगल 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, माइनस PE cos 90 और cos 90 कितना, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ गई, 0। टॉर्क निकालोगे तो PE साइन 90, साइन 90 1, आपकी टॉर्क कितनी आएगी, PE। अच्छा, PE से आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो, हम लोगों ने एक ऐसा डाइपोल ले रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट P है और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है उसका मैग्नीट्यूड E है, तो PE के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अगर एंगल 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE cos 180, और आपको cos 180 की वैल्यू निकालना आती है, ASTC रूल। अगर नहीं आती है तो आप 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। cos 180 की वैल्यू -1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस PE इंटू -1 इक्वल टू PE। और इस केस में टॉर्क कितनी हो जाएगी, PE साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0, तो टॉर्क इस केस में आएगी 0। तो जरा इन तीनों केसेस को कंपेयर करो। जब एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 आती है, 180 है तो भी टॉर्क 0 आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी 0 कब आ रही है, जब एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखो, जब जब टॉर्क 0 आती है तो वो केस होता है इक्विलिब्रियम का, तो हम लोग बोलेंगे ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर भी टॉर्क 0 है तो ये भी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी फोर्स तो डाइपोल पर 0 होगी। अब उस पर टॉर्क भी नहीं लग रही है तो वो इक्विलिब्रियम में है, रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि टॉर्क नहीं है तो रोटेट भी नहीं करेगा ना, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, और एंगल जब 90 डिग्री है तो टॉर्क 0 है नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम वाला केस नहीं है। अब देखो, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेक करो। एंगल जब 180 है पोटेंशियल एनर्जी PE, और जब 0 डिग्री है तो माइनस P इंटू E। पोटेंशियल एनर्जी कम किस केस में है, इस वाले केस में। सोच के देखो, मान लो आप लोग सुबह सुबह रेस अगर करने जाते हो, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त आपकी एनर्जी ज़्यादा है, आप उस टाइम अनस्टेबल हो, और जैसे ही आप लोगों ने 2 राउंड लगाए एनर्जी डाउन, तो उस वक्त आप स्टेबल हो। तो जिसकी एनर्जी कम होती है हमेशा स्टेबल वो होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। बिटवीन जब एंगल होगा 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। So thank you students, and keep revising and check the description box for your notes.